12 बैंक ऑडिट। ठीक है, अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, बहुत ही इजी चैप्टर मेरे को लगता है ये। चैप्टर नंबर 13 में हम देखते हैं कि डिफरेंट एंटिटीज का ऑडिट कैसे करना है, क्लब हो गया, सिनेमा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, लेकिन बैंक का ऑडिट कैसे करना है उसके लिए सेपरेटली एक चैप्टर क्रिएट किया है, चैप्टर नंबर 12 बैंक ऑडिट। तो हम लोग क्विकली इसकी चार्ट रिविजन लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये चार्ट आपके सामने ओपन होगा, अभी हम इसको जूम इन करेंगे। तो इन द सिमिलर फैशन विल स्टार्ट द थिंग्स एंड दिस रो विल अवर फर्स्ट रो टू स्टार्ट विथ। ठीक है, नाउ सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने क्या कवर किया है, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक्स आर देयर इन इंडिया? दिस क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम, कैन नॉट कम इन द एग्जाम। अब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि एक दो बार आ चुका है, बट फिर भी हमको डालना जरूरी था। एक तो कमर्शियल बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ऐसे कुछ तरीके के बैंक इंडिया में होते हैं। कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो हर काम करते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक होते हैं। रीजनल रूरल बैंक होते हैं जो वो केवल गाँव में ऑपरेट करते हैं, छोटे छोटे गाँव में ऑपरेट करते हैं। पेमेंट बैंक मतलब केवल पेमेंट्स का ही वो फैसिलिटी दे सकते हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया। कोऑपरेटिव बैंक आपको पता ही है। डेवलपमेंट बैंक इज मोर और लेस रिलेटेड टू टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब जो छोटे छोटे व्यापारियों को, किराना वालों को, छोटे छोटे व्यापारियों को लोग फाइनेंस करते हैं। These are the types of banks in India. Now we'll come to types of audit reports to be issued generally. ठीक है, एक बैंक ऑडिट, अभी इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये अज्यूम करना है कि आप एसबीआई बैंक के गेट के अंदर खड़े हो और आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने के लिए एसबीआई बैंक में गए हो। अब आप क्या क्या चीजें चेक करोगे और क्या क्या चीजें देखोगे वो आपको इस चैप्टर में करनी है। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स टू बी इशूड, किस किस तरीके की ऑडिट रिपोर्ट एक ऑडिटर इशू कर सकता है बैंक के केस में। ठीक है, किन किन तरीके की ऑडिट रिपोर्ट एक ऑडिटर इशू कर सकता है बैंक के केस में। प्रेजेंटली द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स मतलब क्या कि एसबीआई बैंक का जो मेन हेड ऑफिस है ना दिल्ली में, ठीक है, उसका जो ऑडिटर है उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स। उस ऑडिटर का जो साइन है वो एसबीआई के बैलेंस शीट पैनल पे आता है। अब एसबीआई की तो लाखों ब्रांचेस है इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी ब्रांचेस है, क्या सब में वो अकेला ऑडिटर काम कर सकता है क्या? नहीं, इसके लिए देयर आर मेनी ऑडिटर्स इन्वॉल्व्ड इन ईच एंड एवरी ब्रांचेस ऑफ एन बैंक। ठीक है, बट द मेन ऑडिटर इज द ऑडिटर हु इज द ऑडिटर ऑफ हेड ऑफिस ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। तो द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स हैव टू फर्निश द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इन एडिशन टू देयर मेन ऑडिट रिपोर्ट। उनका जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है ना एज पर एस 700 वो तो फर्निश करना ही है, उसके अलावा नीचे के दिए गए जो रिपोर्ट्स है ना वो भी उसको फर्निश करना पड़ेगा। अब रिपोर्ट क्या है वो देखते हैं। पहला है रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। बैंक के अंदर के जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो एडिक्वेट है या नहीं है, वो सही तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट देनी है। तो पहला रिपोर्ट किस चीज के ऊपर हो गया? इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओवर व्हाट? ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है ना, इन केस ऑफ बैंक्स व्हिच आर रजिस्टर्ड एज कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, उन बैंक्स के केस में जो ये कंपनीज एक्ट में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर कोई बैंक ऐसा है जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए फिर ये रिपोर्ट अप्लाई नहीं होता। तो पहला रिपोर्ट क्या है? ICFR, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया, ये ICFR यहाँ पे आप लिख दो शॉर्ट फॉर्म में। तो पहला रिपोर्ट क्या है? ICFR। दूसरा क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, LFAR। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है सर? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारा कंटेंट होता है, मतलब वो उसमें दुनिया भर की चीजें होती है, उसमें क्या क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद SLR रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपने हमारे मेन लेक्चर में देखा होगा कि SLR क्या होता है। तो रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद SLR रिक्वायरमेंट, तो SLR की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई किया नहीं किया उस पर आपको रिपोर्ट देना है। तो यहाँ पे ये SLR वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है रिपोर्ट ऑन वेदर द ट्रेजरी ऑपरेशंस ऑफ द बैंक हैव बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। बैंक की जो ट्रेजरी ऑपरेशंस है सर, ट्रेजरी ऑपरेशन मतलब क्या? ट्रेजरी ऑपरेशन मतलब बैंक क्या करता है ना, डॉलर लेता है, डॉलर बेचता है, रूबल लेता है, रूबल बेचता है ना, फिर श्रीलंका रुपी लेता है, रुपी बेचता है। ठीक है, अमेरिकन डॉलर, अपना ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचता है। तो ऐसे बहुत सारे तरह तरह के फॉरेन करेंसी में बैंक डील करता है। मेजरली इसको कहा जाता है ट्रेजरी ऑपरेशंस। क्या कहा जाता है? ट्रेजरी ऑपरेशंस। तो रिपोर्ट ऑन वेदर द ट्रेजरी ऑपरेशंस ऑफ द बैंक
हैव बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द आरबीआई। आरबीआई ने जो इंस्ट्रक्शन इशू किया है उसके अकॉर्डेंस में वो कंडक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उस पर आपको रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद में तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला था ट्रेजरी, ठीक है। उसके बाद में रिपोर्ट ऑन वेदर द इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग हैव बीन मेड एज पर द गाइडलाइंस। बहुत ही सिंपल है, देयर आर गाइडलाइंस इन केस ऑफ बैंक्स कि बैंक अपनी इनकम कब रिकॉग्नाइज करेंगी, बैंक अपने एसेट को क्लासिफाई कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड वगैरह ना वैसा, एंड प्रोविजनिंग कैसे करेंगे, ठीक है, कि कितने अमाउंट का प्रोविजन चार्ज करना है, ठीक है। ये गाइडलाइंस के हिसाब से प्रॉपर तरीके से बैंक ने फॉलो किया है या नहीं किया है। तो अभी तक बेसिकली हमने क्या देखा, एक तो आईसीएफआर, एक एलएफएआर, ठीक है, उसके बाद में इनकम रिकग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन, उसके बाद में आपका ट्रेजरी ऑपरेशंस, उसके बाद में एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में अभी क्या आता है, रिपोर्ट ऑन वेदर एनी सीरियस इरेगुलरिटी वाज नोटिस्ड इन द वर्किंग ऑफ द बैंक व्हिच रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। क्या आपने ऑडिट के दौरान ऐसी कोई सीरियस इरेगुलरिटी नोटिस करी है क्या जिसपे इमीडिएट अटेंशन देना जरूरी है, अगर है तो उस पर आप हमको रिपोर्ट कर दो। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है सीरियस इरेगुलरिटी। फिर आता है रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ द कंप्लायंस बाय द बैंक विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ घोष कमेटी। घोष कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किया है या नहीं किया है बैंक ने, वो आप उसके ऊपर आपको रिपोर्ट देनी है। और लास्ट है रिपोर्ट ऑन इंस्टेंसेस ऑफ एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन द रूरल एरियाज। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मतलब क्या है कि आपके पास में कितने लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में और आप कितने लोगों को पैसा दे रहे हो लोन के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। वो अगर एडवर्स हो गया इन केस ऑफ रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में वो पॉसिबल है, अगर रूरल एरियाज में अगर वो एडवर्स हो गया तो उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा खतरा होता है बैंक के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो हमने इस तरीके की रिपोर्ट पढ़ी कि ऑडिटर को इस तरीके की रिपोर्ट अदर देन द मेन ऑडिट रिपोर्ट देनी है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं अपन परफॉर्मिंग कंट्रोल एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है, कि भाई अब कंट्रोल एक्टिविटीज जो बैंक के अंदर है वो परफॉर्म करने के दौरान ऑडिटर को क्या क्या देखना है। सब ऑडिटर क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा। फर्स्ट है नेचर ऑफ क्वेश्चंस में हु में क्या पूछेगा, वो हु परफॉर्म द कंट्रोल, कौन कंट्रोल को परफॉर्म करता है। डज द अबव पर्सन, मतलब जो कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है, डज द अबव पर्सन हैव रिक्विजिट नॉलेज एंड अथॉरिटी टू परफॉर्म द कंट्रोल। क्या उसको कंट्रोल के बारे में कोई नॉलेज है, क्या उसको अथॉरिटी है कंट्रोल परफॉर्म करने की, ठीक है। नाउ what evidence is available to demonstrate that the control is performed। आपके पास में क्या सबूत है कि इस बंदे ने कंट्रोल परफॉर्म किया है या नहीं किया है। तो ये हो गया आपका व्हाट का क्वेश्चन। फिर आता है व्हेन का क्वेश्चन, व्हेन एंड विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी इज द कंट्रोल परफॉर्म्ड। कितने फ्रीक्वेंसी से और कब कब कंट्रोल को परफॉर्म किया गया, कितने दिन के अंदर कंट्रोल परफॉर्म किया है। इज द फ्रीक्वेंसी इनफ टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या ये फ्रीक्वेंसी, जितने फ्रीक्वेंसी में काम किया गया, जितने फ्रीक्वेंसी में कंट्रोल परफॉर्म किया गया, क्या वो इनफ है टू डिटेक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। तो हु, व्हाट, व्हेन। उसके बाद में वेयर इज द एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल रिटेन्ड। कहाँ पे आपने सबूत को इकट्ठा करके रखा है कि उन्होंने कंट्रोल को परफॉर्म किया है। फॉर हाउ लॉन्ग इज द एविडेंस, कितने समय तक आप इस एविडेंस को रिटेन करके रखते हो। और इज द एविडेंस एक्सेसिबल ऑब्लिक अवेलेबल फॉर ऑडिट, क्या ये एविडेंस मेरे को मिल सकता है ऑडिट करने के लिए। तो ये होता है वेयर, ठीक है। उसके बाद में आता है व्हाई इज द कंट्रोल बीइंग परफॉर्म, क्यों ये कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है, क्या ऐसी नौबत आ गई कि उसको कंट्रोल परफॉर्म करना पड़ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर प्रिवेंटेड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल, किस तरीके की एरर्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं कंट्रोल के परफॉर्मेंस करने से। उसके बाद में आता है हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म्ड, ठीक है। व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज, कैन दीज एक्टिविटीज बी बाईपास्ड, can the bypass if any be detected, how are exceptions resolved or identification, what is the time frame for resolving the exceptions, ठीक है। तो इस तरीके के कंट्रोल्स पे क्वेश्चंस ऑडिटर पूछ सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, चांसेस कम है लेकिन पूछ सकते हैं। उसके बाद में एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस, क्या टॉपिक है, एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस, ठीक है। द एंगेजमेंट टीम शुड होल्ड डिस्कशंस टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट। एंगेजमेंट टीम मतलब क्या, सीए के सारे एम्प्लॉय आर्टिकल्स जो कि बैंक एसबीआई बैंक के ऑडिट के लिए जा रहे हैं। अब इन लोगों ने आपस में पहले डिस्कशन करना चाहिए ताकि उनको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि ये कौन सा बैंक है, इस बैंक का एनवायरनमेंट क्या है, किस तरीके के लोग इस बैंक में काम करते हैं, तो उनको डिस्कशन करने चाहिए। इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, इस बैंक का इंटरनल कंट्रोल कैसा है,
and also to assess the potential for material misstatement of the financial statements. And क्या chances है कि material misstatement financial statements में मिल सकता है. These discussions are ordinarily done at the planning stage of an audit. Audit के planning stage पे इस तरीके की discussions हम लोग ordinarily करते हैं. The engagement team discussion ordinarily includes a discussion of the following matters. Engagement team discussion, अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है, क्यों मैंने यहाँ पे डाला है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप एज एन एंगेजमेंट टीम एसबीआई बैंक के ऑडिट के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो बताइए कि क्या क्या डिस्कशन आप एंगेजमेंट टीम में करोगे. तो द एंगेजमेंट टीम डिस्कशन ऑर्डिनरली इंक्लूड्स अ डिस्कशन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. पहला है एरर्स दैट मे बी मोर लाइकली टू ऑकर. क्या एरर्स हो सकते हैं, ठीक है, इस बैंक के अंदर क्या क्या एरर हो सकते हैं वो आप डिस्कशन करोगे. ऑब्वियसली बात है. एरर्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रायर ईयर्स. ऐसे एरर्स जो पिछले साल भी मिले हैं तो उनके भी चांसेस ज्यादा है कि इस साल भी वो कैरी फॉरवर्ड होके हमको मिल सकते हैं. मेथड बाय व्हिच फ्रॉड माइट बी परपेट्रेटेड बाय बैंक पर्सनल और अदर्स विद इन पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंसेस. क्या क्या तरीकों से फ्रॉड बैंक के अंदर हो सकता है, क्या क्या तरीकों से फ्रॉड बैंक के जो कर्मचारी है वो कर सकते हैं. ऑडिट रिस्पॉन्सेज टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क. और हमारा एज एन ऑडिटर हमारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा एंगेजमेंट रिस्क को लेके. परवेसिव रिस्क मतलब जो रिस्क ऑलरेडी उसके अंदर पिछले साल आइडेंटिफाई हो चुका था, ठीक है, और स्पेसिफिक रिस्क मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक रिस्क जो बैंकिंग इंडस्ट्री में होता ही है, ठीक है. नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट. पूरे ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना जरूरी है. नीड टू अलर्ट फॉर इंफॉर्मेशन और अदर कंडीशंस दैट इंडिकेट्स दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे हैव ऑकर्ड. ठीक है, आपको हर बार अलर्ट रहना है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन या कंडीशन आपके सामने तो नहीं है जो ये इंडिकेट कर रही है कि एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ है करके, ठीक है ना. चलो, सो क्या क्या पॉइंट हमने देखे. एंगेजमेंट क्या क्या डिस्कस करेगी कि एरर्स जो मोस्ट लाइकली ऑकर हो सकते हैं, एरर्स जो पिछले साल प्रायर ईयर में हमको मिले हैं, उसके बाद में क्या मेथड से फ्रॉड हो सकता है बैंक के ऊपर, उसके बाद में हमारे ऑडिट रिस्पॉन्स क्या होंगे एंगेजमेंट रिस्क के लेके, स्पेसिफिक रिस्क को लेके, परवेसिव रिस्क को लेके. हर बारी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करके ऑडिट करना है और हमको हर बार अलर्ट रहना है ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए, कंडीशंस के लिए जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है या हो गया होगा, ठीक है ना. ठीक है, इसके बाद में आता है एडवांटेजेस. ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ एंगेजमेंट इन डिस्कशन इन केस ऑफ बैंक ऑडिट. तो उसमें क्या लिखोगे आप, स्पेसिफिक एम्फेसिस शुड बी प्रोवाइडेड टू ससेप्टिबिलिटी ऑफ द बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. ठीक है, ओवरऑल एडवांटेज ये होगा कि एक स्पेसिफिक एम्फेसिस सभी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का एक स्पेसिफिक एम्फेसिस जो है वो उस चीज पर रहेगा कि बैंक में फ्रॉड के कारण क्या क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं. तो हम पहले से ही अलर्ट रहेंगे, तो ये एक एडवांटेज है. इट फर्दर इनेबल्स द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर टू डेलीगेट द वर्क टू द एक्सपीरियंस्ड एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. और फिर इससे क्या होगा, जो ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है, मतलब जो एंगेजमेंट टीम का जो हेड है, जो साइनिंग पार्टनर है, उसके लिए इजी हो जाएगा काम डेलीगेट करना. जो हाई रिस्क एरियाज है वो एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स को वो दे सकता है. ठीक है, फर्दर ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर मे रिव्यू द नीड टू इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट टू एड्रेस द इशू रिलेटिंग टू फ्रॉड. अगर एंगेजमेंट पार्टनर को लगता है कि एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है कोई भी फ्रॉड को लेके, तो वो भी उसको इन्वॉल्व कर सकता है. तो क्या एडवांटेजेस है एंगेजमेंट टीम डिस्कशन के, स्पेसिफिक जो है एम्फेसिस जो है वो होगा उन मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे जो फ्रॉड के कारण हो रहे हैं. दूसरा, पार्टनर के लिए डेलीगेट करना वर्क इजी हो जाएगा. तीसरा, पार्टनर के लिए स्पेशलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट करना इजी हो जाएगा. उसके बाद में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. क्या आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. द ऑडिटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इज टू बी अपॉइंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स. सेम जो हमने कंपनी में पढ़ा था. वेयर एज द ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, अगर कोई नेशनलाइज्ड बैंक है जैसे कि एसबीआई इज अ नेशनलाइज्ड बैंक, तो इज टू बी अपॉइंटेड बाय द बैंक कंसर्न एक्टिंग थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. उस केसेस में जो बैंक है वो खुद अपॉइंट करेगी. और अगर नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है तो फिर एजीएम में शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे. लेकिन अगर नेशनलाइज्ड बैंक है तो बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद अपॉइंट करेगा शेयर ऑडिटर. फिर रेम्यूनरेशन क्या रहेगा, जो कंपनी एक्ट में बोला है वो रहेगा. पावर ऑफ ऑडिटर क्या रहेगी, जो कंपनी ऑडिटर को जो पावर रहती है सेम पावर बैंक ऑडिटर को भी रहेगी. ठीक है, चलो इसके बाद में आता है कंडक्टिंग बैंक ऑडिट. अब हम लोग एक्चुअली बैंक ऑडिट कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं. तो कुछ इनिशियल कंसिडरेशंस स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रखने चाहिए. ठीक है, बैंक ऑडिट करने के दौरान, बैंक ऑडिट करने के पहले. पहला है डिक्लेरेशन ऑफ इंडेंटनेस. ठीक है, दूसरा है
कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, यहाँ पे ऑडिटर वर्ड लिख दो, ऑडिटर वर्ड चूक गया है, यहाँ पे ऑडिटर लिख दीजिए, ठीक है। तो बैंक, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर यू आर बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ सो एंड सो बैंक, स्टेट सम ऑफ द इनिशियल कंसिडरेशन यू विल कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट। तो पहला है डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, कि भाई मेरे को इस बैंक से कोई भी मैंने उधार नहीं लिया है ताकि मेरा इंडिपेंडेंस मैं साबित कर सकूं, पहला डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है। दूसरा है कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, जो पिछला ऑडिटर है उससे मैंने कम्युनिकेट कर लिया है ताकि उसने क्या फाइंड किया है, उसकी क्या इनपुट्स है इस बैंक के बारे में मैं जान सकूं। तीसरा है असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, एंगेजमेंट रिस्क मैंने असेस कर लिया है कि इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट में क्या रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, वो मैंने एंगेज कर लिया है, उसी हिसाब से मैंने मेरी एंगेजमेंट टीम डिसाइड करी है। इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इस बैंक के अंदर मेरे क्या क्या इंटरनल असाइनमेंट्स ऑलरेडी मैंने ले रखे थे, क्या मैं पहले कभी स्टॉक ऑडिट या समथिंग मैंने इस बैंक का किया है क्या, तो मैंने क्या क्या इंटरनल असाइनमेंट्स इस बैंक के ऑलरेडी ले रखे हैं। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स क्या है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम मैंने सही तरीके से बना ली है मेरी इस पर्टिकुलर ऑडिट को लेके। प्लानिंग, मैंने पूरा प्लानिंग कर लिया है। इनिशियल एंगेजमेंट्स, ठीक है, मतलब जो राउंड ऑफ डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ में होते हैं वो। और अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट, बैंक का एनवायरनमेंट मैंने पूरा समझ लिया है, बैंक के बारे में मैंने सब कुछ समझ लिया। तो इनिशियल कंसिडरेशन में क्या होगा, एक तो इंडेटनेस डिक्लेयर करना है आपको, उसके बाद में आपको एंगेजमेंट रिस्क के बारे में जानना है, उसके बाद में पिछले ऑडिटर से आपको कम्युनिकेट करना है, आपको एंगेजमेंट टीम एस्टैब्लिश करनी है, उसके बाद में इंटरनल असाइनमेंट्स क्या लिए है वो देखना है, ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स क्या होंगे वो देखना है, बैंक के बारे में अंडरस्टैंड करना है, प्लानिंग करना है और इनिशियल एंगेजमेंट्स करना है। उसके बाद में सेकंड क्या आता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपको क्या करना है, आपको कंडक्टिंग, अभी हम लोग कंडक्टिंग बैंक ऑडिट में, कंडक्टिंग बैंक ऑडिट का पहला पॉइंट हमने इनिशियल कंसिडरेशन देख लिया। अब सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, उनको असेस करना है, असेस करके उनके अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठे करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने हेडिंग कवर करी है स्टडी मटेरियल के अंदर, थोड़ा छोटा मोटा पॉइंट इसके ऊपर है बट इतना रेलेवेंट नहीं है, मतलब ये से आपको अंडरस्टैंड करने के लिए है। आपको कंडक्टिंग बैंक ऑडिट के ऊपर पूरा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताइए बैंक ऑडिट करना है, सारे स्टेप्स लिखिए, 15 मार्क का क्वेश्चन बना ही नहीं सकते वो लोग ना। उसके बाद में थर्ड आता है अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। ये पॉइंट हमको पता है कि बैंक के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना है ऑडिट करने के दौरान। फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस, किस तरीके से बैंक की अकाउंटिंग होती है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। फिफ्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, बैंक का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, बैंक अपना रिस्क को मैनेज कैसे करता है, आपको वो समझना है। अब उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, अब ये एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, कि आप इस बैंक के ऑडिटर अपॉइंट हुए हो, बताइए इस बैंक का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। तो पहला आप क्या ध्यान में रखोगे, ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। जो दोज चार्ज विद गवर्नेंस है ना, उनका क्या ओवरसाइट है, मतलब वो कितना ध्यान दे रहे हैं, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है कंट्रोल प्रोसेस के ऊपर। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, मेजरमेंट कैसे होता है, उनको मॉनिटर कैसे किया जाता है, वो भी आप देखोगे। कंट्रोल एक्टिविटीज, क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज लगा रखी है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज क्या लगा रखी है, और रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बैंक के पास में है या नहीं है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो क्या क्या पॉइंट देखोगे, एक ये देखोगे दोष चार्ज विद गवर्नेंस का कितना ध्यान है, ओवरसाइट है, कितना इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिस्क कैसे होता है, उसके बाद में मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क कैसे होता है, कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है, एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंक के पास में है या नहीं है। उसके बाद में आता है एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस, उसके बाद में आता है एस्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस देख लिया, बैंक के बारे में बैंक के अकाउंटिंग प्रोसेस समझ ली, बैंक का एनवायरनमेंट समझ लिया, ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया। ये सब होने के बाद अब मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। उसके बाद में मैं ऑडिट प्लान बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में बेसल 3 फ्रेमवर्क एक अलग से बैंक के लिए होता है, वो लगाना पड़ता है, वो लगा रहा हूँ। फिर जो मैंने रिस्क असेस किए थे उनको मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ प्रॉपर्ली, वहाँ पे मैं ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूँ, अच्छे बड़े बड़े ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूँ ताकि एविडेंस में को इकट्ठा कर सकूँ मैं अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो। उसके बाद में रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, अगर बैंक ने कोई एक्टिविटी आउटसोर्स करी है तो उससे क्या रिस्क एसोसिएटेड है वो भी मैं असेस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आता है 12th ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। The auditor should summarize the audit plan
बाय प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम इन ऑर्डर टू। अभी ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है कि ऑडिटर शुड समराइज द ऑडिट प्लान बाय प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। ऑडिटर ने एक ऑडिट प्लान बनाया इस बैंक को ऑडिट करने के लिए, करेक्ट ना। अब उस जो ऑडिट प्लान है, उस ऑडिट प्लान तो बहुत होता है, करीबन 7-8 पन्नों का हो जाएगा ना, उतना रेलेवेंट रहेगा क्या, नहीं। तो उसके लिए एक ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम बनता है, कुछ समराइज डॉक्यूमेंट बनता है। वो क्या होता है वो भी हम पढ़ रहे हैं। डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर। पहला चीज क्या होना चाहिए ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम के अंदर कि उसमें वो इसके लिए बनाया जाता है ताकि ये डिस्क्राइब कर सके कि ऑडिटर का स्कोप और ऑडिटर क्या एक्सटेंट तक ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ऑडिटर का स्कोप क्या रहेगा और कितने एक्सटेंट तक ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ठीक है। ये ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम में लिखा होगा। हाईलाइट ऑल सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज। हाईलाइट करो कि क्या क्या सिग्निफिकेंट इश्यूज और रिस्क आपने आइडेंटिफाई किए हैं ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज। प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज के दौरान आपने क्या क्या सिग्निफिकेंट इश्यूज और रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं वो आपको हाईलाइट करना है। Provide evidence that they have planned the audit engagement appropriately and have responded to engagement risk, pervasive risk and specific risk। कि हम लोगों ने ये जो ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम है ना, वो ये भी एक एविडेंस प्रोवाइड करता है कि ऑडिटर ने प्रॉपरली पूरा ऑडिट प्लान किया है ताकि एंगेजमेंट रिस्क को सही तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा सके। तो हम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्टेट व्हाई द ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम इज प्रिपेयर्ड, तो हम क्या बोलेंगे ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू provide the extent of scope and audit procedure the auditor will perform, highlight all significant issues and risks identified during the planning and risk assessment activities। क्या क्या significant issues और risk identify होते हैं प्लानिंग के दौरान। और थर्ड है provide evidence that they have planned the audit engagement to appropriately respond to such risk। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद में आता है determine the materiality। ऑडिट की मटेरियलिटी डिटरमाइन कर लो कि कितने अमाउंट तक आप कुछ नहीं बोलोगे, कितने अमाउंट के ऊपर आप मैनेजमेंट से बात करोगे कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। 14 पॉइंट क्या है, रिलायंस ऑन अदर रिपोर्ट्स द ऑडिटर शुड टेक इनटू अकाउंट द एडवर्स कमेंट इफ एनी ऑन एडवांसेस अपीयरिंग इन द फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्या है, अभी क्या बोल रहा है कि कुछ ऑडिटर की कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स होती है, दूसरी रिपोर्ट्स होती है जिसके ऊपर ऑडिटर का ध्यान होना चाहिए, जो ऑडिटर ने नहीं बनाई है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने नहीं बनाई है, किसी और ने बनाई है, लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर ऑडिटर का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ताकि उस रिपोर्ट में अगर कोई एडवर्स कमेंट हो तो उसको प्रॉपर तरीके से हमारा जो मेन ऑडिटर है उसको एड्रेस कर सके। तो ऐसी कौन सी रिपोर्ट है, पहला है प्रीवियस ईयर्स ऑडिट रिपोर्ट। पिछले सालों की ऑडिट रिपोर्ट में अगर कुछ एडवर्स कमेंट है तो वो ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए। लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ बैंक ऑफिशियल्स, जो बैंक ऑफिशियल्स है उनको कंपल्सरीली इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना होता है, तो वो लेटेस्ट देखो कि उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिले थे। रिजर्व बैंक का लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जैसा बैंक ऑफिशियल खुद के इंटरनल इंस्पेक्शन करते हैं ना, वैसे रिजर्व बैंक भी इंटरनल इंस्पेक्शन करवाता है, उनकी रिपोर्ट देखो। उसके बाद में आता है कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट, कॉन्करेंट ऑडिटर की या इंटरनल ऑडिटर की क्या रिपोर्ट है वो आप देखो। उसके बाद आता है रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, बैंक ने जो भी सिक्योरिटी ले रखी है लोन देने पे, उन सिक्योरिटी को वेरीफाई करने का भी एक रिपोर्ट बनता है, वो भी आप देखो। एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट स्पेशली रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट, कोई भी दूसरी इंटरनल रिपोर्ट होगी तो वो भी आप देखो। मैनेजर्स चेंज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट, जब भी नया मैनेजर आता है, पुराना मैनेजर जाता है, उसकी भी एक रिपोर्ट बनती है कि हैंडिंग ओवर कैसे हुआ है, वो रिपोर्ट भी आप देखो। तो क्या क्या रिपोर्ट ऑडिटर देखेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो, प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद में इंस्पेक्शन रिपोर्ट दो तरह के थे, एक बैंक ऑफिशियल के थे, एक आरबीआई कर रहा था वो था। उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी का एक रिपोर्ट था, एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट था। ठीक है, अब आता है कंसीडर गोइंग कंसर्न। आपको ऑडिट करने के दौरान ये भी देखना चाहिए कि बैंक का गोइंग कंसर्न है या नहीं है, कि आने वाले समय में बैंक डूब सकता है, अगर है तो प्रोएक्टिवली एक्शन आरबीआई ले सकता है। असेस स्पेसिफिक रिस्क, असेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। फिर लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में कुछ लीगल रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर के हैं, क्या क्या डिस्क्लोज करना है ये आप पढ़ लेना। ये डिस्क्लोजर बैलेंस शीट का है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नॉट सो इम्पोर्टेंट पर एक बार पढ़ लेना, ठीक है, कि एमसीक्यू में शायद क्वेश्चन ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट्स एंड लोन्स, टर्म लोन्स। फिर बी में क्या रहेगा, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स कवर्ड बाय बैंक गारंटीज। सी में क्या रहेगा, एडवांसेस इन इंडिया, एडवांसेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अभी हम लोग हैं एडवांसेस के ऊपर। अभी बैंक में कितने तरीके के एडवांसेस होते हैं, एडवांसेस कंप्राइज ऑफ टर्म लोन्स। टर्म लोन आप लोगों को पता है कि एक लोन दिया है, उसके ऊपर फिर ईएमआई के रूप में पैसा काटेंगे। टर्म लोन मतलब टर्म के लिए लोन दिया है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट,
डिमांड लोन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब बैंक बोलेगी तब उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। उसके बाद में बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज आपको ऑलरेडी पता है, बैलेंस इन डिपॉजिट अकाउंट्स पता है, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस। इसका मतलब क्या होता है कि विजय माल्या को लोन देना था, बहुत रिस्क था, 4-5 बैंकों ने मिला के दिया ताकि रिस्क शेयर हो जाए। इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन्स, ठीक है, तो बैंक के कर्मचारियों को लोन दिया, तो इस तरीके के एडवांसेस बैंक में होते हैं। उसके बाद में एनपीए। अब एनपीए क्या होता है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप लोगों को ऑलरेडी पता है एनपीए क्या होता है। एन एनपीए इज अ लोन और एडवांस वेयर इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टर्म लोन। अगर टर्म लोन की बात करी जाए तो 90 दिन से ऊपर अगर ओवरड्यू हो गया इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, तो उस खाते को एनपीए बोला जाएगा। द अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। अगर ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट की बात करी जाए तो जब अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाएगा तो वो फिर उस केसेस में उसको वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। द बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन द केस ऑफ बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। बिल परचेज और डिस्काउंटेड के केस में अगर 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो गया तो उसको एनपीए कहेंगे। उसके बाद में था इनकम रिकग्निशन। इनकम फ्रॉम एनपीए इज नॉट रिकग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। अगर एक अकाउंट एनपीए है तो उस अकाउंट से होने वाली इनकम जो है उनको अक्रूअल बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं, उसको हम लोग एक्चुअली रिसीव्ड के बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। जब मिलेगा तब हम उसका इनकम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि सर्टेनिटी नहीं ना मिलने की। फिर आता है मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। अब बैंक लोन देता है, लोन देने के बाद में लोन कब कैसे देता है, कुछ मॉर्गेज लेके, जैसे कि सोने गोल्ड ले लिया है ना, प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट ले लिया। तो किस किस तरीके से बैंक सिक्योरिटी, क्या क्या तरीके की सिक्योरिटी होती है। पहला होता है मॉर्गेज। मॉर्गेज आर ऑफ सेवरल काइंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर रजिस्टर्ड मॉर्गेज एंड द इक्विटेबल मॉर्गेज। मॉर्गेज तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है रजिस्टर्ड मॉर्गेज या फिर इक्विटेबल मॉर्गेज। फिर आता है प्लेज। प्लेज में क्या होता है, अ प्लेज does involves bailment or delivery of goods by the borrower to the lending bank. Pledge involves bailment or delivery of goods by the borrower to the lending bank with the intention of creating a charge thereon as a security for the advance. The legal ownership of the goods remains with the pledger while the lending banker gets the certain defined interest in the goods. इसका मतलब क्या होता है, मॉर्गेज में क्या होता है कि आप पेपर दे दो, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके पास में रहेंगी, आप उसको यूज कर सकते हो, उसमें रह सकते हो, वैसा होता है। प्लेज में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी आप प्लेज कर रहे हो प्रॉपर्टी भी बैंक के पास चल जाएगी। लाइक से फॉर एग्जांपल गोल्ड है, आप गोल्ड को प्लेज करके लोन लेते हो, आपने गोल्ड दिया और 10 लाख का लोन लिया, अब वो गोल्ड आप यूज नहीं कर सकते, वो गोल्ड आपका है, आपका मालिकाना हक आप ही का है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कहते हैं प्लेज। फिर आता है हाइपोथिकेशन, ठीक है। हाइपोथिकेशन में क्या है, द हाइपोथिकेशन इज द क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल चार्ज विच इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ लेंडिंग बैंक बाय एग्जीक्यूशन ऑफ अ हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। हाइपोथिकेशन क्या है, हाइपोथिकेशन एक इक्विटेबल चार्ज का क्रिएशन है, ठीक है, लेंडिंग बैंक के फेवर में, ठीक है, बाय एग्जीक्यूटिंग हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक पूरा हाइपोथिकेशन, ये जनरली होता है बच्चों प्रॉपर्टी के केसेस में, प्रॉपर्टी के केस में प्रॉपर्ली हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट बनता है और हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट करके बैंक उसको अपने कब्जे में लेता है, ठीक है। असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट में बेसिकली जो जिसने लोन लिया है वो क्या करता है, अपनी कोई प्रॉपर्टी बोलो या प्रॉपर्टी नहीं होता है, नॉर्मली मूवेबल आइटम्स जो होते हैं ना वो बैंक के नाम पे ही कर देते हैं कि अगर मैंने लोन चुकता नहीं किया तो ये आपके नाम पे हो गया, नहीं तो फिर बैंक उसको वापस रिटर्न कर देगा। असाइनमेंट रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसफर, क्या, अ ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट या फिर राइट और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। ओनली एक्शनेबल क्लेम्स सच एज बुक डेट्स या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर एक्सेप्टेड बाय बैंक्स। तो बैंक से एक्शनेबल क्लेम जो मूवेबल आइटम होते हैं ना वो एक्सेप्ट करती है असाइनमेंट के केस में, ये जनरली होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इज अ स्टैट्यूटरी राइट, सेट ऑफ इज अ statutory right of a creditor to adjust wholly or partly the debit balance in the debtor's account against any credit balance lying in another account of the debtor। सर इसका मतलब ये हुआ कि एक बैंक है, ठीक है, उसमें आपका खाता है, आपने बैंक में 10 लाख की एफडी कर रखी है और आपका बैंक के ऊपर 10 लाख का लोन है, मतलब आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है और 10 लाख की एफडी कर रखी है, ठीक है। अभी मान लीजिए आप लोन चुकता नहीं करते हो तो बैंक आपके एफडी को राइटफुली एडजस्ट कर सकता है लोन के अगेंस्ट, समझे।
तो बेसिकली डेबिट क्रेडिट को एडजस्ट करने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है लीन। लीन इज अ क्रिएशन ऑफ लीगल चार्ज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर व्हिच गिव्स बेटर लेंडर which gives lender a legal right to seize the asset under lien। ठीक है, अभी लीन में क्या होता है कि जो ये है लीन और प्लेज में ना बहुत छोटा सा अंतर होता है। लीन में क्या होता है कि जो ओनर है, मतलब मान लीजिए गोल्ड है या वॉट एवर इट में भी, वो बैंक में जाके दे देगा। ठीक है, वो बोलेगा कि आपको मैं हक देता हूँ कि आप अपना लीगल चार्ज इस पे कर सकते हो अगर मैंने आपको पैसा नहीं लौटाया तो लीन और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है प्लेज में और लीन में। तो लीन इज अ क्रिएशन ऑफ लीगल चार्ज with the consent of owner which gives lender a legal right to seize the asset। lender उस एसेट को सीज कर सकता है। ठीक है, नाउ ये 5 तरीके के चार्जेस थे, ये आप लर्न कर लेना, एग्जाम में आ सकते हैं। मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, सेट ऑफ और लीन, 6 तरीके के चार्जेस थे। अभी आते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ओडी है, कैश क्रेडिट है, उन केसेस में अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो उसको एमपी कहते हैं। अब आउट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या? एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanction limit। ठीक है, जब हम ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं या डिमांड उनकी बात करती है तो उनको बैंक है ना एक लिमिट सैंक्शन कर देती है कि 15 लाख तक का अमाउंट आप उठा सकते हो उनसे। ठीक है, इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। लेकिन मान लीजिए आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कंटिन्यूसली 15 लाख के ऊपर है, आपकी सैंक्शनड लिमिट से ऊपर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अगर ऐसा है तो उसको आप आउट ऑफ ऑर्डर बोलोगे। इन केसेस वेयर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस in the principal operating account is less than the sanction limit but there are no credit continuously for 90 days as on the date of balance sheet, or credits are there but are not enough to cover the interest debited during the same period, this account should be treated as out of order। वो क्या बोल रहे हैं कि एक तो ये हो गया, इसके अलावा मान लीजिए आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो सैंक्शन लिमिट से लेस है। ठीक है, लेकिन 90 दिन तक कोई भी क्रेडिट आपके अकाउंट में आया नहीं, सिर्फ डेबिट ही हो रहा है, क्रेडिट नहीं आया, तो भी उसको आउट ऑफ ऑर्डर बोलेंगे। और लास्ट वो ये बोल रहा है कि क्रेडिट तो है लेकिन मान लीजिए आप 100 रुपए की क्रेडिट कर रहे हो और आपके अकाउंट में 5-5 हजार का इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, तो वो 100 रुपए का जो क्रेडिट आपने अपने अकाउंट में किया वो रेलेवेंट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही 5,000 रुपए डेबिट हो रहा है, तो इट इज एज गुड एज कि कोई क्रेडिट आया ही नहीं। तो आउट ऑफ ऑर्डर बहुत सिंपल है कि अगर आपका सैंक्शन लिमिट से ज्यादा का अमाउंट रहा आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो उसको आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाएगा। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। अभी बैंक क्या करता है, बैंक लोगों को लोन देता है, करेक्ट है, लेकिन ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे लोन बैंक को आपस मिलते ही नहीं है, तो बैंक को ऑलरेडी उसमें एक प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है कि कितना चांसेस है कि कितने परसेंटेज का अमाउंट इस लोन में मेरे को रिकवर होगा। तो पहला होता है सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट में क्या बोलता है वो, वुड बी वन व्हिच हैज रिमेन्ड एन एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट में क्या बोल रहा है वो कि ऐसा कोई एडवांस, ये ऐसा कोई एसेट, ठीक है, जो 12 महीने या उससे कम पीरियड के लिए एनपीए रहा है। और एनपीए कब रहेगा, जब 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो गया। करेक्ट, दोनों चीज पता है, 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो गया तो उसको एनपीए कहेंगे, और जिस दिन वो एनपीए ट्रीट हुआ वहां से 12 महीने या उससे कम ही हुए हैं तो उसको सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। ठीक है, अगर 12 महीने से ज्यादा वो एनपीए रहा तो उसको नीचे बोलेंगे, तो हम देखते क्या बोलेंगे। अब अगर डाउटफुल एसेट कब रहेगा, जब वो 12 महीने से ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, डाउटफुल एसेट। तो 12 महीने या उससे कम है तो सब स्टैंडर्ड एसेट, 12 महीने से ज्यादा है तो उसको डाउटफुल एसेट्स कहेंगे। फिर सब कैटेगरीज क्या है, डाउटफुल अप टू 1 ईयर, डाउटफुल अप टू 1 to 3 इयर्स एंड डाउटफुल मोर देन 3 इयर्स। अभी डाउटफुल कब बोलेंगे, जब 12 महीने से ज्यादा वो एनपीए रह गया। ठीक है, अब 12 महीने से ज्यादा एनपीए रह गया तो उसको डाउटफुल कहेंगे। अब डाउटफुल में 3 कैटेगरी है कि डाउटफुल वो 1 साल तक रहा है, या डाउटफुल वो 1 साल से 3 साल के बीच तक अभी भी डाउटफुल है, या फिर डाउटफुल वो 3 साल से ज्यादा हो गए लेकिन वो डाउटफुल ही है, 3 ईयर से ज्यादा हो गया उसको डाउटफुल कैटेगरी में लेकिन अभी भी वो डाउटफुल ही है। ठीक है, तो इसको सब कैटेगरीज बोलते हैं। और लॉस एसेट मतलब क्या रहेगा, वुड बी द वन वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स और आरबीआई इंस्पेक्शन बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ ओनली। लॉस एसेट का मतलब कि अब इनके कोई चांसेस नहीं है रिकवरी के, दे आर आइडेंटिफाइड एज अ लॉस एसेट। ठीक है, तो अगर सब स्टैंडर्ड एसेट रहा तो उसमें 15% का प्रोविजन करना पड़ता है। मतलब मान लीजिए अगर 100 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है तो 100 रुपए में 15 रुपए का प्रोविजन करना पड़ेगा सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में, जो कि 12 महीने या उससे कम एनपीए है। अगर डाउटफुल है, ठीक है, तो डाउटफुल में अगर अनसिक्योर्ड है, अगर कोई एसेट डाउटफुल की कैटेगरी में आ जाती है और उसकी अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर कोई एसेट डाउटफुल की कैटेगरी में आ जाती है और उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है
तो उस पर 100% का प्रोविजन चार्ज होगा। लेकिन अगर उसकी सिक्योरिटी है तो उस केसेस में 3 स्लैब है। अगर 1 साल तक डाउटफुल है तो 25% का प्रोविजन होगा, अगर 2 साल तक डाउटफुल है तो 40% का प्रोविजन होगा, अगर 3 साल से ज्यादा डाउटफुल हो गया तो 100% का प्रोविजन हो जाएगा। और लॉस एसेट की केसेस में तो वैसे भी 100% का प्रोविजन होगा, क्योंकि कोई चांसेस नहीं है इसकी रिकवरी के। ठीक है, चलो अब हम लोग आएंगे टॉपिक ड्राइंग पावर के ऊपर। काय के ऊपर? ड्राइंग पावर के ऊपर। अभी ड्राइंग पावर क्या होता है? अभी एक बात मेरी समझना कि ड्राइंग पावर को समझने के पहले अब सैंक्शन लिमिट हमने एक चीज पढ़ी थी, सैंक्शन लिमिट। ड्राइंग पावर, सैंक्शन लिमिट, ये सब काय में आता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में या कैश क्रेडिट के अंदर। ठीक है, सैंक्शन लिमिट क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्लाइंट बैंक के पास में फर्स्ट टाइम के लिए गया, तो बैंक क्या करता है, उसका बैकग्राउंड जानता है, ठीक है, कि वो कौन से खानदान से आता है, कितना पावरफुल है, वो समझ के बैंक है ना उसको एक सैंक्शन लिमिट देता है। ठीक है, मान लीजिए मैं एज ए क्लाइंट बैंक के पास में गया कि मेरा कपड़ों का शोरूम है, ठीक है, मैंने पूरा शोरूम बैंक को दिखाया, देखो कितना बड़ा शोरूम है, ऐसा वैसा, तो बैंक ने मेरे को 5 करोड़ का लिमिट सैंक्शन करके दिया कि ठीक है आप हमारे बैंक के साथ में बिजनेस करो और हमसे 5 करोड़ तक का अमाउंट आप उठा सकते हो। तो इसको बोलते हैं सैंक्शन लिमिट, जो कि इनिशियल टाइम पे बैंक डिसाइड करता है। लेकिन मान लीजिए मैंने बैंक को आज दिखा दिया और कल मैंने पूरा माल बेच बुझा के नक्की कर दिया, ठीक है, तो जो 5 करोड़ का लिमिट बैंक ने निकाला सैंक्शन लिमिट, क्या वो आज भी रेलेवेंट रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि बैंक ने 5 करोड़ का लिमिट कैसे निकाला कि ठीक है ये प्रॉपर्टी खुद ही 2-3 करोड़ की होगी, इसके अंदर जो माल डाला हुआ है वो भी 1,000 करोड़ का होगा, तो एडिक्वेट सिक्योरिटी मेरे पास में, ये समझ के बैंक ने लोन दिया। लेकिन मैंने पूरा माल बेच दिया तो मेरे पास में एसेट कम हो गया ना। लेकिन सैंक्शन लिमिट तो 5 करोड़ का 5 करोड़ ही है जो बैंक ने इनिशियल टाइम पे सैंक्शन किया था। इसी के लिए ड्राइंग पावर कंसेप्ट आया है। ड्राइंग पावर क्या बोलता है? ड्राइंग पावर जनरली एड्रेस्ड एज डीपी इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट for cash credit availed from the banks. Drawing power is the limit up to which a firm can withdraw from the working capital limit sanction. जो लिमिट सैंक्शन करी है, वर्किंग कैपिटल की जो लिमिट सैंक्शन बैंक ने करी है, उसमें से कितना अमाउंट ड्रॉ कर सकते हैं इस साल के लिए, उसको कहते हैं ड्राइंग पावर। हो सकता है किसी साल 2 करोड़ तक विड्रॉ कर सकते हैं, किसी साल 3 करोड़ तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक ड्राइंग पावर जो है वो वेरिएबल रखता है और सैंक्शन लिमिट को फिक्स्ड रखता है। Different from sanction limit. Now, how drawing power is different from sanction limit? The sanction limit is the total exposure that a bank can take on a particular client. एक क्लाइंट के ऊपर बैंक कितना एक्सपोजर ले सकता है, वो टोटल अमाउंट जो है उसको कहते हैं सैंक्शनड लिमिट। ठीक है। On the other hand, drawing power refers to the amount calculated based on primary security less margin as on a particular date. Drawing power क्या बोलते हैं? Drawing power अमाउंट कैलकुलेटेड है based on primary security less margin on a particular date. प्राइमरी सिक्योरिटी जो है वो तो प्रॉपर्टी होगी, और मार्जिन क्या होगी भी कितना माल पड़ा है, क्या है क्या नहीं, तो इस कैलकुलेशन करके बैंक ड्राइंग पावर निकालता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिफरेंट होता है सैंक्शन लिमिट से। उसके बाद में आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब ऑल अकाउंट्स शुड बी केप्ट विद इन बोथ ड्राइंग पावर एज वेल एज सैंक्शन लिमिट। कोई भी आपका अकाउंट ऐसा नहीं होना चाहिए बैंक में जो ड्राइंग पावर से एक्सीड कर रहा है। The accounts which exceed the sanction limit or drawing power or are against unapproved securities should be brought to the notice of the management of the head office. ठीक है, मैनेजमेंट की नोटिस में लाना चाहिए ऐसा कोई भी अकाउंट जो कि ड्राइंग पावर को और सैंक्शन लिमिट को एक्सीड कर रहा है। उसके बाद में आता है बैंक्स ड्यूटी। Banks should ensure that drawings in the working capital account are covered by adequacy of the current asset. ठीक है, बैंक को ये इंश्योर करना है कि जितनी भी ड्राइंग्स वर्किंग कैपिटल अकाउंट से हुई है, मान लो 5 करोड़ का सैंक्शन लिमिट है और उसने 2 करोड़ उठा रखा है, तो क्या 2 करोड़ का करंट एसेट उस बंदे के पास में है या नहीं है, ये बैंक को इंश्योर करना है, नहीं तो बैंक को पैसा मिलेगा नहीं वापस। ड्राइंग पावर इज रिक्वायर्ड टू बी अराइव्ड एट बेस्ड ऑन करंट स्टॉक स्टेटमेंट व्हिच शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स, अदरवाइज इट इज डीम्ड एज इरेगुलर। ड्राइंग पावर जो कैलकुलेट होती है ना, वो करंट एसेट के बेसिस पे होती है, और उसमें ये बोल रहा है वो कि करंट स्टॉक स्टेटमेंट जो है उसके बेसिस पे ही ड्राइंग पावर को निकालना चाहिए, और वो करंट स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब ऑडिटर, ये तो हो गया बैंक का कंसर्न। ऑडिटर कंसर्न क्या है? द स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न्स, अदर स्टेटमेंट्स सबमिटेड बाय द बोरोवर टू द बैंक शुड बी स्क्रूटनाइज्ड इन डिटेल। अभी बोरोवर हर क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करता है बैंक के पास में कि मेरे पास में कितना स्टॉक पड़ा है, ठीक है, ताकि बैंक अपना ड्राइंग पावर एडजस्ट कर सके। तो ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि जो स्टॉक स्टेटमेंट है, क्वार्टरली रिटर्न से सही तरीके से सबमिट किए नहीं किए। The audited annual report submitted by the borrower should be scrutinized properly. अभी ऑडिट जो बोरोवर है वो ऑडिटेड रिपोर्ट सबमिट करेगा बैंक में, जिसका सीए साइन करके दिया उसको,
आपको एज अ बैंक का सीए यू हैव टू सी कि अब वो ऑडिटेड रिपोर्ट बराबर है या नहीं है। द मंथली स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ द मंथ फॉर विच द ऑडिटेड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड शुड बी कंपेयर्ड एंड द रीजंस फॉर डेविएशंस शुड बी असर्टेन। जो मंथली स्टॉक स्टेटमेंट है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करना चाहिए और कोई भी डेविएशन है तो ऑडिटर को पूछना चाहिए कि भाई डेविएशन क्यों है। फिर आता है स्टॉक ऑडिट। द स्टॉक ऑडिट शुड बी कैरिड आउट बाय द बैंक फॉर ऑल अकाउंट्स हैविंग फंडेड एक्सपोजर ऑफ मोर देन 5 करोड़। जो भी अकाउंट बैंक के पास में जिनका 5 करोड़ से ज्यादा का फंडेड एक्सपोजर है, ठीक है, फंडेड एक्सपोजर मतलब जिन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट निकाल रखा है, ड्रॉ कर रखा है, तो उनका स्टॉक ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए ताकि बैंक को आश्वासन रहे कि स्टॉक बराबर है या नहीं है। ऑडिटर्स कैन ऑल्सो एडवाइज फॉर स्टॉक ऑडिट इन अदर केसेस इफ द सिचुएशन वारंट। अगर कोई 5 करोड़ से कम भी है लेकिन ऑडिटर को लगता है कि इसका सॉलिड स्टॉक ऑडिट होना चाहिए तो ऑडिटर मैनेजमेंट को बोल सकता है, बैंक के मैनेजमेंट को, कि इस बंदे का स्टॉक ऑडिट आप करा लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डीपी। DP needs to be calculated as per the extent guidelines formulated by the board of directors of the respective bank. अभी ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट करना है वो हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से उसका फॉर्मूला बना सकता है एंड एग्रीड अपॉन बाय द कंसर्न स्टेट ऑडिटर्स, ठीक है। स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते वक्त सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर बहुत फोकस देना चाहिए कि उस पर्टिकुलर अकाउंट के डेटर तो आपने देख लिए, एसेट्स तो देख लिए, लेकिन लाइबिलिटीज क्या है वो देख के ड्राइंग पावर निकालनी चाहिए। चलो ड्राइंग पावर इतना ही है। अभी उसका फॉर्मूला वगैरह जो है स्टडी मेट में दिया हुआ है, वो पढ़ लेना। अब आता है ऑडिट ऑफ एडवांसेस, ठीक है। अब बैंक का मेन काम क्या है? एडवांस देना, लोगों को लोन देना। अब आपको ऑडिट करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है और आ भी सकता है कि आप क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करोगे इन कैरिंग आउट एडवांसेस। इन कैरिंग आउट audit of advances, the auditor is primarily concerned with obtaining evidence about the following. क्या क्या एविडेंस लेगा वो? Amounts included in the balance sheet in respect of advances which are outstanding at the date of balance sheet, ठीक है। अभी जो भी एडवांसेस आउटस्टैंडिंग दिखते हैं बैलेंस शीट में उनके अमाउंट्स क्या है, ठीक है। लाइक अभी बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट दिख रहा है एडवांसेस का 1000 करोड़, लेकिन ये 1000 करोड़ का ब्रेकअप क्या क्या है, किस किस को ये दे रखा है वो। तो अमाउंट्स इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस व्हिच आर आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। एडवांसेस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक, ठीक है। जो एडवांसेस है, जो एडवांसेस दिख रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर वो अमाउंट है जो बैंक को ड्यू है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अमाउंट है जो बैंक को ड्यू नहीं है लेकिन एडवांसेस में दिखा रखा है गलती से, ठीक है। अमाउंट्स ड्यू टू द बैंक आर अप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल टू द नेचर ऑफ एडवांस। जो भी एडवांस बैंक ने दिया है उसका प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको चेक करना है। डी है देयर आर नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस। कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांसेस नहीं है कि कोई एडवांस है लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी तक एडवांसेस के लेके क्या क्या पॉइंट पड़ा है, ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा। पहले ये देखिएगा कि एडवांसेस के अमाउंट्स जो है वो सारे ले लेगा और अमाउंट्स इंक्लूड इन द बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस वो सारे ले लेगा। उसके बाद में वो देखेगा कि ये जो एडवांसेस है ये एडवांसेस जो है वो अप्रोप्रिएट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनमें है या नहीं है, ठीक है। एडवांसेस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक, ऐसा अमाउंट जो कि बैंक को ड्यू है। देयर आर नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस, कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांसेस नहीं है, ऐसा कोई एडवांस नहीं है जो कि अनरिकॉर्डेड है, ठीक है। उसके बाद में द स्टेटेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एडवांसेस इज अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर्ली अप्लाइड एंड रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन देयर वैल्यूएशन। जो वैल्यूएशन एडवांसेस का है वो अप्रोप्रिएट है और प्रॉपर्ली अप्लाइड है, सही वैल्यूएशन है, ठीक है। और उसका रिकवरेबिलिटी जो है एडवांसेस का वो भी वैल्यूएशन में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। द एडवांसेस आर डिस्क्लोज्ड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड इन अकॉर्डेंस विद रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो एडवांसेस है वो सही तरीके से डिस्क्लोज कर रखे हैं, सही तरीके से क्लासिफाई कर रखे हैं, सही तरीके से डिस्क्राइब कर रखे हैं इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड रेलेवेंट स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट प्रोविजंस टुवर्ड एडवांसेस हैव बीन मेड एज पर आरबीआई नॉर्म्स। जो हमने इसके पहले पढ़ा स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से प्रोविजंस करने हैं, वो प्रोविजंस कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं। तो एडवांसेस को लेके क्या क्या पॉइंट्स ऑडिटर चेक करेगा। एक तो अमाउंट्स रिप्रेजेंटिंग अमाउंट्स इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंटिंग एडवांसेस, क्या क्या अमाउंट्स है जो कि एडवांसेस का है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एडुकेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है या नहीं एडवांसेस के ऊपर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि उनके प्रॉपर प्रोविजनिंग किया है नहीं किया है। तो उसके बाद में देखेंगे प्रॉपर सही तरीके से डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है। उसके बाद में देखेंगे कि जो वैल्यूएशन का बेसिस है वो सही है और जो जितनी उसकी रिकवरेबिलिटी है उसी हिसाब से वैल्यूएशन बनाया है। फिर ऐसा देखेंगे कि कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांसेस तो नहीं है, जो एडवांसेस तो है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए। इस तरीके के सिंपल पॉइंट्स आपको लिखने हैं। उसके बाद में आता है द ऑडिटर
द ऑडिटर कैन ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट एडवांसेस बाय। अभी ऊपर हमने देखा कि किस किस चीज को लेके ऑडिटर ध्यान रखेगा, अपना ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा, क्या क्या पॉइंट्स ऑडिटर ध्यान में रखेगा। अभी वो क्या बोल रहा है कि किस किस तरीके से आप एविडेंस गैदर कर सकते हो। पहला क्या है, एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स, एग्जामिनिंग लोन डॉक्यूमेंटेशन, जो लोन डॉक्यूमेंटेशन है उसको एग्जामिन कर लो, जो जो रिकॉर्डेड अमाउंट्स है वो वैलिड है या नहीं है उसको एग्जामिन कर लो। रिव्यूइंग द ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट्स, वो जो अकाउंट है वो सही तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि मान लो 2 साल हो गए उसमें कोई एंट्री ही नहीं है, मतलब वो खाता, वो जो बैंक अकाउंट होल्डर है क्या वो गायब तो नहीं हो गया। रिव्यूइंग द ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट्स, एग्जामिनिंग द एग्जिस्टेंस, एनफोर्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी हमने ली है एडवांस के अगेंस्ट वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, उस पर एनफोर्सेबिलिटी है या नहीं है वो एग्जामिन करना है। चेकिंग कंप्लायंस विद आरबीआई नॉर्म्स इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, ठीक है, आरबीआई के जो नॉर्म्स है उनसे कंप्लायंस चेक करना है कि जितने भी आरबीआई के नॉर्म्स है वो सही तरीके से ओबे हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद में आता है इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस, एडवांसेस के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल्स है उनका इवेल्यूएशन करना है कि इंटरनल कंट्रोल्स बराबर है या नहीं। इन जनरल द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, ये भी एग्जाम में आ सकता है। स्टेट व्हाट ऑल थिंग्स विल बी इंक्लूडेड एज एन इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस, तो क्या क्या रहेगा, द बैंक शुड मेक एन एडवांस ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ एज टू द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर, वो बोरोवर का क्रेडिट वर्दीनेस जो हम लोग बोलते हैं ना सिबिल स्कोर, ठीक है, वो बोरोवर जो है वो उस लेवल का है या नहीं है कि ये पैसा हमको वापस लौटाएगा, ठीक है, तो उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना है बिफोर गिविंग एडवांस। ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड, सारे डॉक्यूमेंट जो लोन के लिए लगते हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए। द कंप्लायंस विद द टर्म ऑफ सैंक्शन एंड एंड यूज ऑफ फंड्स शुड बी एंश्योर्ड, जिस काम के लिए उसने पैसा बैंक से उठाया है उसी काम के लिए वो पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो आपको एंश्योर करना चाहिए। और जो टर्म्स थे हमारे लोन देते वक्त वो सारे टर्म्स फॉलो हुए या नहीं हुए, वो कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ वो आपको चेक करना है। सफिशिएंट मार्जिन एज स्पेसिफाइड इन द सैंक्शन लेटर शुड बी केप्ट, सैंक्शन लेटर में बताया है कि भी इतना मार्जिन बोरोवर को रखना पड़ेगा, तो उतना बोरोवर मार्जिन रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है वो आपको चेक करना है। मार्जिन के ऊपर हमने पूरा डिस्कशन मेन लेक्चर में कर रखा है। इफ द सिक्योरिटीज आर इन द नेचर ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, द ओनरशिप ऑफ द सेम शुड बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक, अगर शेयर डिबेंचर है तो उनका जो ओनरशिप वो बैंक के नाम पर ट्रांसफर करना पड़ेगा तभी हम बैंक लोन देगा, नहीं तो फिर क्या होगा, जैसी वो तो जो बोरोवर है वो शेयर्स बेच देगा, बैंक क्या कर पाएगा। ड्राइंग पावर रजिस्टर शुड बी अपडेटेड एवरी मंथ, हर महीने ड्राइंग पावर रजिस्टर जो है वो मेंटेन करना चाहिए ताकि मालूम पड़े कि ड्राइंग पावर एक्सीड तो नहीं हो रही, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो ड्राइंग पावर से एक्सीड तो नहीं हो रहा, ठीक है। द अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन बोथ ड्राइंग पावर एंड द सैंक्शन लिमिट, अकाउंट जो है वो ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के अंदर ही उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहना चाहिए। तो इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर क्या क्या पॉइंट ऑर्डर चेक करेगा, ठीक है, ऑर्डर ये देखेगा कि क्रेडिट वर्दीनेस चेक करी है बिफोर गिविंग एडवांसेस, सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, शेयर्स और डिबेंचर्स अगर है तो बैंक के नाम पर ट्रांसफर हो गए, सफिशिएंट मार्जिन कैप रखी है, कंप्लायंस किया है टर्म्स ऑफ लोन और एंड यूज ऑफ फंड्स के लिए, ठीक है, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करे हैं और ड्राइंग पावर रजिस्टर मेंटेन किया है एवरी मंथ, अकाउंट जो है वो ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के अंदर ही रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। उसके बाद अभी हम लोग है ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स के ऊपर। अभी इसमें क्या बोला हुआ है, इन कैरिंग आउट audit of income, the auditor is primarily concerned with obtaining reasonable assurance that the recorded income arose from transactions which took place during the relevant period and pertain to the bank. There is no unrecorded income and the income is recorded at the appropriate amount. बहुत सिंपल है, क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऑडिट ऑफ इनकम के दौरान ऑडिटर प्राइमरली कंसर्न किस चीज से है कि उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल गया कि जो रिकॉर्डेड इनकम है, ठीक है, जितनी भी इनकम रिकॉर्ड करी है वो ट्रांजैक्शंस होने के बाद ही रिकॉर्ड करी कि वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुए थे, ठीक है, उसके बाद में वो इसी साल हुए थे जिस साल ऑडिट हुआ है, ठीक है, और वो बैंक को पर्टेन करते हैं, ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं है एंड द इनकम इज रिकॉर्डेड एट एप्रोप्रिएट अमाउंट, ठीक है। फिर आता है आरबीआई हैज एडवाइज्ड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम व्हिच एक्सीड्स 1% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द बैंक, इफ द इनकम इज reckoned on a gross basis or 1% of the net profit before taxes, if the income is reckoned on net cost should be considered on accrual as per the relevant accounting standard, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट आप काट दो, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, क्यों रेलेवेंट नहीं है सर ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट ना बहुत ही टेक्निकल है, एक्चुअली सीएफआरएल में इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये आप नहीं भी कुछ चलता। If any item of income is not considered to be material as per the above norms, it may be recognized when received and the auditor need not qualify the report in that situation.
अभी जो ऊपर मैंने बोला ना आपको इग्नोर करने के लिए, वो बेसिकली इस पॉइंट पे है कि किस चीज को मटेरियल कहा जाएगा, किस चीज को मटेरियल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा आइटम इनकम का होता है जिसको मटेरियल नहीं कंसीडर करते एज पर द अबव नॉर्म्स, इट मे बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिसीव्ड एंड द ऑडिटर्स नीड नॉट क्वालिफाई द रिपोर्ट इन दैट सिचुएशन। अगर वो मटेरियल है उसको अक्रूवल बेसिस पे हम लोग रिकॉग्नाइज करना है, ऐसा ऊपर बोला हुआ है कि अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। अगर वो उसमें फॉल नहीं होता तो उसको आप जब रिसीव हुआ तब उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो ऊपर जो हमने कटवाया है ये बेसिकली क्या है कि कौन सी इनकम को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है, कौन सी इनकम को रिसीव्ड बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है कि जब वो मिलेगी तब रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं करनी है, ठीक है। बैंक्स रिकॉग्नाइज इनकम एज इट इज अर्न्ड। Banks recognize the income on accrual basis, that is as it is earned. It is an essential condition for accrual of income that it should not be unreasonable to expect its ultimate collection. वो बोल रहे हैं कि बैंक अपनी जो इनकम होती है उसको अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। जब जब वो अर्न करेगी तब तक उसको रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन इट इज एन एसेंशियल कंडीशन, ये एक बहुत जरूरी कंडीशन है कि वो जो इनकम है उसका अल्टीमेट कलेक्शन जो है वो रीजनेबल रहना चाहिए कि हाँ ये पैसा हमको मिल ही जाएगा। अगर उसके अल्टीमेट कलेक्शन पे कोई डाउट है तो उसको आप प्लीज रिकॉग्नाइज मत करिए, क्योंकि उसका अल्टीमेट कलेक्शन पे हमारा डाउट है। उसके बाद में आता है इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ इनकम arising in respect of non-performing asset, the guidelines require that the bank should not recognize income on NPA until it is actually realized। ये हमने ऊपर पढ़ा है कि NPA की इनकम कब रिकॉग्नाइज होगी, जब वो एक्चुअली हमको रिसीव होगी, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, ये भी इनकम का ही पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इंदिरा विकास पत्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा may be taken to income account on the due date provided adequate margin is available in the accounts, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस भी आप ड्यू डेट में अक्रूवल बेसिस पे ले सकते हो। इन द केस ऑफ बिल्स परचेज आउटस्टैंडिंग एट द क्लोज ऑफ द ईयर, द डिस्काउंट रिसीव्ड देयरऑन शुड बी प्रॉपर्ली अपॉर्शन्ड बिटवीन द 2 years। अभी कोई बिल्स परचेज अगर है, ठीक है, जो इस साल आउटस्टैंडिंग हो रहा है, इस साल उसका पैसा मिलने वाला है, तो उसमें जो भी आपने डिस्काउंट आपने उसमें कमाया है वो आपको जितने भी साल के लिए वो बिल था उस पर आपको अपोर्शन करना है, ठीक है। In the case of bills for collection, the auditor should also examine the procedure for creating the party on whose behalf the bill has been collected। अभी आपने ये सीए फाउंडेशन में पढ़ा है बिल्स कलेक्शन का क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो बिल्स बेसिकली आपके पास बिल है, उसको आप उसमें उसके अगेंस्ट आप कलेक्शन करते हो, डिस्काउंट करके सामने वाले पार्टी को पैसा देते हो, ठीक है। तो ऑडिटर शुड एग्जामिन द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग द पार्टी ऑन हुज बिहाफ द बिल हैज बीन कलेक्टेड। जिसके बिहाफ में आपने बिल कलेक्ट किया है उसका आपको पैसा क्रेडिट करना है, उसका प्रोसीजर भी ऑडिटर को चेक करना चाहिए। उसके बाद में फीस एंड कमीशन अर्न्ड बाय द बैंक एज अ रिजल्ट ऑफ रीनेगोशिएशंस और रीशेड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स। होता है ना कि बहुत बार हमारा आउटस्टैंडिंग डेट होता है, हम उसको पूरा रीनेगोशिएट करते हैं, रीशेड्यूल करते हैं, ताकि थोड़ा सा हमको एक रिलीफ मिल जाए पैसा देने से, ठीक है। सो वो ये बोल रहा है कि फीस एंड कमीशन अर्न्ड बाय द बैंक्स एज अ रिजल्ट ऑफ रीनेगोशिएशन और रीशेड्यूलिंग should be recognized on accrual basis over the period of time covered by the renegotiated and rescheduled extension of credit। जितने साल के लिए लोन का एक्सटेंशन हुआ, मान लीजिए लोन 5 साल का था, 5 साल खत्म हो रहे हैं, हमने रीनेगोशिएट किया, हमने बोला कि इसको 2 साल और दो, रीनेगोशिएट करने पे बैंक ने कुछ चार्ज किया उनसे कि ठीक है आपको ₹1,00,000 दे दो, हम 2 साल एक्सटेंड कर देंगे। अब ये ₹1,00,000 जो है ये 2 साल में बराबरी में आपको इनकम रिकॉग्नाइज करनी है, एक साथ में सारी इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करनी है, ऐसा वो बोल रहा है। Test check the fees and commission earned by the banks made for commission on bills for collection, letters of credit and bank guarantee। अब बैंक बहुत तरह तरह की सर्विसेज देता है जिसके ऊपर बैंक कमीशन लेता है, फीस लेता है, लाइक एलसी देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी देता है, बिल्स फॉर कलेक्शन में हम लोग डिस्काउंट बैंक अर्न करता है, कमीशन अर्न करता है, तो उसको टेस्ट चेक बेसिस पे आपको चेक करना चाहिए एज एन ऑडिटर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जो आपको रेवेन्यू आइटम्स के ध्यान में रखने हैं। नाउ ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर क्या क्या है। एक होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक भी किसी से जो लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं बैंक उनको इंटरेस्ट देता है, राइट, तो बैंक का इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको बताइए क्या होते हैं, एंड प्रोविजंस, ठीक है। अभी इंटरेस्ट एक्सपेंस में है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ये तो हमने पता ही है कि लोग डिपॉजिट करते हैं उसमें बैंक इंटरेस्ट देता है। फिर है इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इंटर बैंक बोरिंग्स। अभी एसबीआई बैंक कभी कभी एचडीएफसी से बोरो करता है, कभी आरबीआई से बोरो करता है, तो उनको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो भी इसमें कवर हो गया। और फिर दूसरे तरीके की इंटरेस्ट में अदर्स आ गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज या फिर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, रेंट्स, टैक्सेस, लाइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी,
एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी, इस तरीके के अदर एक्सपेंसेस। एग्जाम में पूछ सकता है वो कि बैंक के अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा करके, चांसेस कम है लेकिन पूछ सकता है। तो ये इस तरीके के आपको एक्सपेंसेस लिखने हैं। प्रोविजंस में क्या क्या होगा, प्रोविजंस मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीए, हमने देखा 25%, 40% देखा ना, तो वैसे ही प्रोविजंस मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीए, एनपीए पे जो प्रोविजन होता है वो प्रोविजंस केस में जाएगा। टैक्स के लिए प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो तो हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज। तो ये इस तरीके के आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। नाउ विल कम टू एक्सपेंसेस में ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस। अभी हमने ऊपर देखा इंटरेस्ट एक्सपेंस बैंक का होता है। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में ऑडिटर का ऑडिट अप्रोच क्या रहना चाहिए। इन कैरिंग आउट ऑडिट of an audit of interest expense, the auditor is primarily concerned with assessing the overall reasonableness of the amount on interest expenses by analyzing ratios of interest paid on different types of deposits and borrowings to average quantum of the respective liabilities during the year. बेसिकली क्या बोल रहा है, जब इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑडिटर चेक करेगा तो वो नॉर्मली वो क्या देखेगा, प्राइमरली वो कैसे कंसर्न है ओवरऑल रीजनेबलनेस असेस करने में कि ओवरऑल जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है क्या वो रीजनेबल है, क्या जितनी एवरेज लायबिलिटी मेरी पूरे साल में थी उसको ध्यान में रख के क्या वो रीजनेबल है या रीजनेबल नहीं है। उसके बाद में आता है द ऑडिटर शुड ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक एन एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में जो डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उसका एनालिसिस ऑडिटर को लेना चाहिए कि भी कितने कितने डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, क्या क्या इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर है। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर शुड ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक एन एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, जितने भी तरीके के डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, उनका एक एनालिसिस ले लो। उसके बाद में द ऑडिटर शुड आल्सो कंपेयर द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द रेलेवेंट डिपॉजिट विद द करस्पॉन्डिंग फिगर्स फॉर द प्रीवियस ईयर। इस साल जो आपने एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया डिपॉजिट्स के ऊपर, उसको प्रीवियस ईयर के एवरेज रेट से कंपेयर करके देखो कि बहुत बड़ा वेरिएशन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में द ऑडिटर शुड ऑब्टेन जनरल लेजर ब्रेकअप फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस इंकर्ड ऑन डिपॉजिट एंड बोरोइंग इसमें जो जनरल लेजर होता है ना अपना, जिसमें अकाउंटिंग होती है, उसका ब्रेकअप भी ऑडिटर को लेना चाहिए। एग्जाम में अगर आगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को लेके ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर यूज करेगा तब क्या बोलोगे, हम चार चीज बोलेंगे। ऑडिटर इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द ओवरऑल रीजनेबलनेस, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बोलेंगे कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ शेड्यूल एंड ब्रेकअप ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट्स एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट में ये बोलेंगे कि ऑडिटर शुड कंपेयर द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, और एक लास्ट पॉइंट बोलेंगे जनरल लेजर ब्रेकअप, ठीक है। उसके बाद में आता है ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर्स फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें क्या है, अभी बीच वाला जो हमारा था ऑपरेटिंग एक्सपेंस का था, अब उसके लिए क्या करेगा, फॉर ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस द ऑडिटर शुड स्टडी एंड इवैल्यूएट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल है उसको स्टडी करना चाहिए और इवैल्यूएट करना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑथराइजेशन प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ इट अदर ऑडिट प्रोसीजर। ऑथराइजेशन प्रोसीजर्स क्या है, कौन खर्चों को ऑथराइज कर रहा है, या कोई भी एम्प्लॉय कोई भी खर्चा कर सकता है, वो सब ऑडिटर को चेक करना चाहिए। उसके बाद में आता है तो ऑडिटर शुड एग्जामिन whether there are any divergent trends in respect of major items of expenses। divergent trends मतलब क्या है कि पिछले साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस था 100 करोड़, इस साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 300 करोड़, there is huge diversion। तो ऑडिटर शुड एग्जामिन whether there are any divergent trends in respect of major items of expenses। उसके बाद में है the auditor should perform substantive analytical procedure in respect of these expenses। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में उसको सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि वो एक रीजनेबलनेस एक्सपेक्ट कर सके कि कितना रीजनेबल खर्चा हर सालाना होता है और इस साल कितना खर्चा हुआ है। द ऑडिटर शुड आल्सो वेरीफाई एक्सपेंसेस विद रेफरेंस टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस में उसको ऑडिटर को देखना चाहिए कि अगर एम्प्लॉय अगर कोई रेंट का खर्चा है तो रेंट का सपोर्टिंग रेंट एग्रीमेंट है या नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टैली करेंगे। उसके बाद में लास्ट आता है हमारा प्रोविजंस। जो प्रोविजंस हम बना रहे हैं वो प्रोविजंस के लिए क्या क्या ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए। For audit of provisions and contingencies, the auditor should ensure that the compliances for various regulatory requirements for provisioning as contained in the various circulars have been fulfilled। जो हमने ऊपर पढ़ा सब स्टैंडर्ड के लिए इतना प्रोविजन, स्टैंडर्ड के लिए इतना प्रोविजन, डाउटफुल के लिए इतना प्रोविजन, वो सब फुलफिल हुआ है नहीं है, ये ऑडिटर को चेक करना चाहिए। तो ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द कंप्लायंसेस फॉर वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो भी वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उनका कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है फॉर प्रोविजनिंग, वो ऑडिटर को चेक करना चाहिए। उसके बाद में आता है ऑडिटर शुड आल्सो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ
द बैंक कंप्यूट्स प्रोविजंस ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक कैसे प्रोविजन कंप्यूट कर रहा है, क्या कैलकुलेशन यूज कर रहा है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड एसेट्स और एनपीए पे प्रोविजन कंप्यूट करते वक्त। द ऑडिटर में वेरीफाई द लोन क्लासिफिकेशन ऑन सैंपल बेसिस पे 10-12 लोन उठाओ और देखो इनका क्लासिफिकेशन कैसे करा हुआ है, एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट करा हुआ है या नहीं करा हुआ है। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ स्टैंडर्ड लोन्स, एनपीए लोन्स एंड एग्री द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द जनरल लेजर। डिटेल ब्रेकअप ले लो कि भाई स्टैंडर्ड लोन्स कितने हैं, एनपीए लोन्स कितने हैं, ठीक है, और जनरल लेजर में जो लोन का बैलेंस है उससे टैली कर लो। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द टैक्स प्रोविजन कंप्यूटेशन फ्रॉम द बैंक्स मैनेजमेंट। टैक्स का प्रोविजन कैसे कंप्यूट किया है उसका ब्रेकअप ले लो मैनेजमेंट से, एंड वेरीफाई द नेचर ऑफ आइटम्स debited and credited in P&L account to ascertain that the same are appropriately considered in tax provision। टैक्स का प्रोविजन निकालते वक्त टैक्स में कुछ चीजें अलाउ होती है, कुछ डिसअलाउ होती है, लेकिन पीएनएल में तो अपन हर कुछ खर्चा डालते हैं, हर कुछ इनकम डालते हैं, तो उसको ध्यान में रख के आप देखो कि सही तरीके से टैक्स का प्रोविजन कैलकुलेट किया है या नहीं किया। इस तरीके से आपका प्रोविजन भी चेक हो जाएगा। यहाँ पे बैंक ऑडिट पूरा खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, वी विल मीट इन चैप्टर नंबर 13।